तो नेपाल के हालात को देखते हुए अब कई कदम उठाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल से आ रही है, जहां पर जो बड़े नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कई बॉर्डर है जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़े नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। स्कूल कॉलेज को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। ये एहतियाती कदम जो है वो उठाए जाएंगे। गए हैं राजनीतिक दल के दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी। सीधे आपको नेपाल लिए चलते हैं। पंकज दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। पंकज, जरा सबसे पहले बताइए हालात इस वक्त क्या है, क्या क्या कदम उठाए गए हैं, और जिस तरह की तस्वीरें हम सुबह से देख रहे हैं, क्या अभी हालात वैसे ही हैं नेपाल में? बिल्कुल हालात जो है अब नया बानेश्वर में जहाँ पार्लियामेंट बिल्डिंग था, पहले उसी जगह पर सिर्फ ये फोकस था, पूरा पूरा का पूरा प्रोटेस्ट वहीं पे हो रहा था। पुलिस के साथ जो झड़प है वहीं पे हो रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे काठमांडू के कई इलाकों से खबर आ रही है, जैसे कि काठमांडू का एक मेन इलाका न्यूरोड है, सिंधरा है, इन सारे इलाकों में भी इस समय झड़प चल रही है पुलिस के साथ, और प्रदर्शनकारी वहां भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ काठमांडू में बल्कि अलग अलग शहरों से भी ये खबर आ रही है कि कई जगह पर जो राजनीतिक दल के कार्यालय है उन पर आक्रमण किया गया है, कई नेताओं के घरों पर आक्रमण किया गया है। एहतियात के तौर पर सरकार ने अभी कुछ देर पहले ही जो सारे प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके दफ्तरों के आगे वो कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जितने बड़े नेता हैं इन सबकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि सरकार को आशंका है कि ये प्रदर्शनकारी शायद अब यहाँ पे इन जगहों पर उनका निशाना हो। तो सरकार अपनी तरफ से एहतियात के तौर पर कई कदम उठा रही है, लेकिन ये प्रदर्शन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, लेकिन बानेश्वर जहाँ पर पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहाँ भी प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं। सुरक्षा बलों के साथ उनका झड़प जो है अभी भी जारी है, और इसी तरह कई इलाकों में, काठमांडू के कई इलाकों में जो है तोड़फोड़, कई राजमार्ग, अभी खबर मिली थी कई राजमार्ग भी जो है प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया है। काठमांडू से बाहर जाने का जो रास्ता है वहाँ पर भी वो प्रदर्शनकारी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। राजमार्ग अवरुद्ध है, जो काठमांडू से बाहर निकलने वाली बसें हैं वो नहीं निकल पा रही हैं, और जो बच्चे आज स्कूल गए थे वो उनको बहुत जल्दी घर वापस कर दिया गया, और अगले 2 दिन के लिए कई शहरों से खबर आ रही थी अगले 2 दिन के लिए जो है सारे स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। सुजीत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुजीत, क्योंकि कहा जाता है कहीं भी शोले भड़कते हैं तो चिंगारी कहीं ना कहीं होती है। नेपाल के केस में वो चिंगारी क्या रही? देखिए, नेपाल की स्थिति कोई आज की स्थिति नहीं है, एक दिन का गुस्सा ये नहीं है। ये पिछले कई सालों से इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, और ख़ास तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर जिस प्रकार से वहाँ पर नंगा मतलब एक तरह से तांडव किया जाता है। आप समझिए कि मतलब हम लोग कई बार नेपाल जाते हैं, तो पिछली बार जो गए थे, इस बार जब गए तो पता चला कि सरकार बदल गई। अब किसकी सरकार है? एमाले की सरकार, कांग्रेस की सरकार अभी चल रही है, नेपाली कांग्रेस की। कभी एमाले माओवादी की सरकार चलती है। कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जिसको मौका मिल रहा है वो सरकार में सत्ता पाना चाहता है, और किसी प्रकार से जो है सत्ता पाने के पीछे का कारण ये है कि किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाए, धन कमाया जाए, और ये जनता सब देख रही है। जनता के पास कोई हथियार नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी ऐसी संस्था वहाँ पर नहीं है जो इस पर रोक लगा सके। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ मिली हुई है, सेना पुलिस का तो कोई बात ही नहीं है। यानी कि जनता की आवाज़ को सुनने वाला कोई भी वहाँ पर नहीं है। यही कारण है कि ये आक्रोश पनपते पनपते इस हद तक पहुँच गया। ये भले ही एक कारण हो सकता है कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया और उसके बाद से ये युवाओं में आक्रोश भड़का है, लेकिन ये चिंगारी जो है काफ़ी सालों से धधक रही है। आप देखिए, आज एक दिन के आंदोलन में 20 लोगों की जान चली गई वहाँ पर, जबकि जो पूर्व में राजा थे ज्ञानेंद्र, उनको हटाने के लिए जो नेपाल में आंदोलन चला था, 19 दिन आंदोलन चला था, जिसमें 19 लोगों की जान गई थी। आज देखिए एक दिन में 20 लोगों की जान चली गई। देखिए, ये जो स्थिति नेपाल की बनी हुई है, इसमें कोई मतलब हम ये कह सकते हैं इस सब नेताओं की वजह से हुआ है, राजनीति की वजह से हुआ है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को सरकार बढ़ावा दे रही है, अब प्रधानमंत्री ही भ्रष्टाचारी के साथ बैठेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, उसके साथ खाना खाएंगे, तो जनता के मन में क्या भाव जगेगा? तो ये जो स्थिति जनता देख रही है, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे ठीक होगा। सरकारी ज़मीनों को ऐसे ही बंदरबाट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं।
कोई भी संस्था अगर जैसे हमारे यहाँ ईडी होती है, उसी प्रकार से कोई संस्था है, उस पर किसी भ्रष्टाचारी को उसका आप मुखिया बना दें, कोई भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत उस पर टिप्पणी कर चुका है, उसको आयोग का अध्यक्ष बना दें। तो ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये जनता इसको देख रही है और हर जगह की जनता देखती है इस बात को। आप कितना भी जितना मनमानी कर लें, लेकिन एक दिन जरूर जब आता है, जब घड़ा भर जाता है, तो उसके बाद वो फूटना तय होता है। यही हालात नेपाल के हैं। नेपाल में ये कहा गया कि लोकतंत्र आएगा तो खुशहाली आएगी, जनता का राज होगा और जो है वो जनता की बातों को सुनी जाएगी, जनता की सरकार होगी। लेकिन हुआ उल्टा। यहाँ पे जनता की सुनने वाला आज कोई नहीं है, जिसकी वजह से आज ये हालात पैदा हुए हैं और मुझे नहीं लगता है कि ये हालात इतने जल्दी काबू में आएंगे। अब सरकार की बात देखिए कि सरकार ने अभी तक मतलब इस पर कोई कुछ बोला ही नहीं, कोई बयान ही नहीं दिया। कोई मतलब एक होना चाहिए सरकार को कि चलिए भाई जो भी आपके गृहांश है उस पर हम विचार करेंगे या बात करेंगे, कोई बातचीत नहीं है। अब तो ये तो राजशाही से भी ऊपर उठ के ही बात हो गई ना, ये लोकतंत्र कहाँ रहा। तो ये जो भाव है, ये जो जनता जो सोच रही है, इसको लेकर ये आक्रोश है और ये आक्रोश ये बढ़ता ही जाएगा। मुझे लगता है कि ये आसानी से शांत होने वाला नहीं है। अर्पिता, प्रणय, आप फिलहाल क्या तस्वीर देखते हैं? अभी नेपाल की जो स्थिति है वो अभी क्या ऐसे ही बढ़ेगी? क्योंकि किससे बात किया जाए, क्या मध्यस्थता की जाए, क्या कोई कोशिश लोगों को समझाने की जाए, ये क्या अभी सरकार की तरफ से नजर आता है ये पहल? और ये स्थिति अगर रही तो कब तक ऐसे हालात नेपाल में बने रह सकते हैं? देखिए अर्पिता, यही सारा पेंच फंसा हुआ है कि कोशिश कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, और जो कर रहा है वो अभी तक जमीन पर क्यों नहीं नजर आ रहा है। अभी तो जमीन के ऊपर केवल प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और उन्हें रोकती हुई सेना की टुकड़ियां और जो सशस्त्र बल के पुलिस वाले हैं वो नजर आ रहे हैं। सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है। सरकार मीटिंग कर रही है और उस मीटिंग के अंदर क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता है। लेकिन इस बीच में नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन के जो सुर हैं वो उठने लगे हैं, क्योंकि अलग विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से जो बयान सामने आए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की तरफ से आया हुआ बयान हो या फिर जो यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी है उसकी तरफ से आया हुआ बयान हो, तमाम पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि राष्ट्र की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को त्यागपत्र देना चाहिए। साथ ही जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री से कहा जा रहा है कि वो जो अध्यादेश आया है सोशल मीडिया पर बैन वाला, उसको तत्काल वापस लें और उसके साथ साथ जो है इस मामले को संभालने के लिए जो करप्शन का मामला है उसको एड्रेस करने के लिए एक आयोग बनाएं। और इससे कम के ऊपर फिलहाल राजनीतिक दल भी मानने को तैयार नहीं। तो निश्चित रूप से गहराता हुआ राजनीतिक संकट यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन राजनीतिक संकट का तो राजनीतिक समाधान हो सकता है, लेकिन जो सड़कों पर हो रहा है, और केवल काठमांडू में नहीं बल्कि नेपाल के विभिन्न शहरों से, क्योंकि इटाहरी के अंदर भी 2 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आ रही है, इसके अलावा विराटनगर, नेपालगंज, सुनसरी। 2-3 सवाल यहाँ पर हैं। क्या अचानक से ऐसी स्थिति हो सकती है कि इतने संख्या में जेनजी जो है वो इकट्ठा हो जाएं, युवा इकट्ठा हो जाएं? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है या कोई बाहरी ताकत आपको नजर आती है? पहला सवाल। दूसरा, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, क्या सरकार की कोई कमियां या नाकामियां ऐसी रही कि आप सोशल मीडिया पर बैन लगाते हैं, 2 सितंबर तक का समय देते हैं, फिर आप फैसला ले लेते हैं, बजाय ये समझते हुए कि क्या ऐसा आक्रोश पैदा हो सकता है? यानी आप भाप नहीं पाई एक सरकार की स्थिति इतनी बिगड़ सकती है। देखिए, असहमतियां जो हैं वो हर घर परिवार में होती हैं, हर समाज के अंदर होती हैं और हर देश के अंदर होती हैं। असंतोष भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर होते हैं। लोकतंत्र के अंदर इसके लिए एक जगह होती है। बहुत सारे लोग हर चीज़ से संतुष्ट भी नहीं हो सकते और हर चीज़ से आप हर समय असंतुष्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन उस असंतोष का प्रबंधन जो है वही लोकतंत्र का निर्वहन है। यहाँ पर सरकार कर क्या रही थी, इतने समय से लगातार इसके इंडिकेशन मिल रहे थे। अगर आप इस सोशल मीडिया बैन को ही लें, देखिए कुछ देर के लिए अगर आप ये भी देखें कि ये सोशल मीडिया पर बैन लगाने की नौबत क्यों आई। दुनिया भर के अंदर लोकतांत्रिक सरकारों के लिए ये चुनौती बन रहा है कि सोशल मीडिया पर जो हेट क्राइम है या सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से किसी चीज़ को भड़काने की कोशिश होती है उसको आखिर कैसे नियंत्रित किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। लेकिन नेपाल सरकार की तरफ से जो रास्ता चुना गया, इसके लिए अध्यादेश लाया गया। पहली बात ये मामला कैबिनेट के अंदर नहीं गया, क्योंकि अगर सरकार के अंदर जाता, एक सहमति से जाता, तब विभिन्न जो घटक दल हैं या जो सहयोगी हैं उनका भी राय मशवरा होता, बल्कि इसके लिए अध्यादेश का रास्ता चुना गया। उसके बाद इसके अंदर लगातार इंडिकेशन मिल रहे थे कि इसको लेकर जनता की नाराजगी है, खासतौर पर युवा इस चीज को लेकर नाराज हैं। बाकायदा कॉल्स दिए गए थे और उन कॉल्स को नजरअंदाज करते हुए न तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, क्योंकि अगर सुरक्षा के इंतजाम होते तो शायद ये जो लोगों की भीड़ है वो संसद भवन तक नहीं पहुंचती, संसद भवन के इमारत के छत के ऊपर न पहुंचती, उनके ऊपर पथराव या गोलीबारी की नौबत नहीं आती और इस तरीके का टकराव नहीं होता। तो कहीं ना कहीं चूक सरकार से हुई है। तरीका जो चुना गया
उस तरीके के कारण ये सारी स्थिति यहाँ पर आई है। और जिस तरीके से ये फैला है उसको लेकर बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हो सकती हैं। इसके पीछे अगर कोई है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी नेपाल सरकार के ही देखने लायक हैं। लेकिन देखिए, भारत तो बाहर से देख रहा है इस चीज़ को, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये किसी भी सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं कि अगर सोशल मीडिया पर अगर आपने ज़रा सा भी कंट्रोल करने की कोशिश की तो जनता का गुस्सा इस तरीके से फूट सकता है। ये भी देखने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ अर्पिता, यहाँ पर ये भी देखने लायक है कि ये जो बड़ी टेक कंपनियाँ हैं इनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर अगर आप एक देश के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ के नियमों के अनुसार, वहाँ के कानून के अनुसार कंप्लायंस क्यों नहीं कर रहे हैं। और जो कंप्लायंस नहीं किया जाता है उसके बाद स्थिति इस तरीके की अगर बनती है तो उसके लिए कहाँ जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी देखिए आंदोलन की धधकती आग को। पोखरा में प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास में घुसने की कोशिश की, लेकिन नई उम्र के इन प्रदर्शनकारियों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों अपनी सरकार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन की आग धधकाई? कहा जा रहा है कि आग नेपाल में सोशल मीडिया के बैन करने के बाद लगी है। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल ने सोशल मीडिया बैन किया ही क्यों? तो बता दें कि नेपाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया था। सरकार का तर्क था कि रजिस्ट्रेशन के बिना ये प्लेटफॉर्म देश में फेक आईडी, हेट स्पीच, साइबर क्राइम और गलत सूचनाएं फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकार ने 3 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। इनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म थे, जबकि टिकटॉक, वाइबर जैसे प्लेटफॉर्म पर बैन नहीं लगा क्योंकि उन्होंने समय पर रजिस्ट्रेशन करा लिया था। इसी बात का ये प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे थे। हालांकि इस प्रदर्शन के पीछे बहुत बड़ी वजह केपी ओली शर्मा सरकार का भ्रष्टाचार है, जिसके खिलाफ काफी पहले से नेपाल में माहौल बन रहा था। ये अलग बात है कि उस माहौल को इस जेनजी जनरेशन ने सड़क पर उतार दिया और अब केपी ओली सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। काठमांडू से पंकज दास के साथ आज तक ब्यूरो। जरा एक बार फिर से आपको काठमांडू लिए चलते हैं। पंकज दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, वहां की सारी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, जो हालात अभी हैं, क्या गोलियां चलाना जरूरी था? ये एक बड़ा सवाल कि अगर इतनी मौतें हो रही हैं तो सवाल पूछे जाएंगे। हिरासत में भी लोग लिए गए हैं, कैबिनेट बैठक वहां पर चल रही है, किस तरह का निर्णय सरकार ले सकती है और ये सब कब खत्म हो सकता है? इस समय देखिए गोलियां चलाना क्यों, क्योंकि जब जितने प्रोटेस्टर थे वो जब पार्लियामेंट के भीतर घुसने लगे, उसके बाद सरकार ने गोली, वहां पे पुलिस वालों ने गोली चलाई। लेकिन जो प्रोटेस्टर है उनका कहना है कि उनके ऊपर पहले आंसू गैस छोड़े गए। जो पार्लियामेंट के आसपास की बिल्डिंग थे उनकी छतों से जो है आंसू गैस से गोली छोड़े जाने के बाद जो भीड़ तितर बितर हुई, उसके बाद भीड़ गुस्सा होकर वो पार्लियामेंट के भीतर घुसने लगी। तो दोनों का अपना, सरकार की, पुलिस वालों का अपना वर्जन है और प्रोटेस्टर का अपना वर्जन है। और ये वहां पर देखा भी गया कि वहां पर पहले पुलिस की तरफ से ही भीड़ को उकसाने का काम किया गया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि छतों के ऊपर से जो प्रोटेस्टर के ऊपर जो गोलियां चलाई गई, टीयर गैस छोड़े गए, इसके कारण से वहां पे भीड़ जो है अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद से पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। ये सिचुएशन है। दूसरा, सरकार के पास देखिए विकल्प इस समय कम ही है, क्योंकि ये 2/3 बहुमत की सरकार है। अगर कुछ घंटों के प्रदर्शन के बाद सरकार अपना डिसीजन वापस लेती है तो इससे सरकार बहुत कमजोर देखी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर बिल्कुल, अब सरकार क्या वहां की करती है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए क्या जो फैसला लिया गया है सोशल मीडिया बैन का, उसे हटाया जाएगा, लोगों को कैसे शांत किया जाए, इसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी।